नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे जनरल स्टडीज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस टेस्ट पार्ट 44। देखिए, मैं पूरे वीडियोज में भी आपको बता चुका हूँ 2024-25 के कुछ प्रश्न पत्र ऐसे हैं जिनके पीवाईक्यू सेशन मैंने नहीं कराए थे, इसलिए मैं बीच बीच में आपको ये पीवाईक्यू सेशन दे रहा हूँ उत्तराखंड जी के, सामान्य हिंदी और जीएस का, ताकि 2024-25 के जो भी पेपरों के क्वेश्चन है वो भी मैं आपको एग्जाम से पहले कवर करवा दूं। इसलिए बीच बीच में ये सीरीज आपको दी जा रही है, तो देखते रहिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आज जीएस पीवाईक्यू टेस्ट पार्ट 44 में चलिए देखेंगे, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए आपका, नई औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 2011-12 की श्रृंखला में किस उद्योग को कोर सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो इनमें से कौन सा उद्योग था भाई जिसको कोर सूची में शामिल नहीं किया गया था 2011-12 की जो श्रृंखला आई थी सरकार की उसमें? ठीक है, तो देखिए इकोनॉमी के क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा पूछ रहा है आयोग, तो इकोनॉमी के क्वेश्चनों में भी अच्छे से रिवीजन करें आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, केमिकल्स इसमें नहीं था, सी आंसर हो जाएगा। बाकी जो नई औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आया था 2011-12, इसमें आपका कोल था, फर्टिलाइजर्स थे और इसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी थी, बिजली भी थी, इसमें केमिकल नहीं था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से, अच्छा, निम्न में सुमेलित युग्म का चयन करिए। एक तरफ आपका देखिए जो हमारे पार्क दिए गए हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ उनसे संबंधित स्टेट दिया गया है। जो इसमें सही सुमेलित है वो आपको बताना है। तो बताइए इसमें कौन सा सुमेलित हो जाएगा आपका? मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बहुत बना रहा है आजकल आयोग, बहुत अच्छे से आपको देखना होगा। एग्जाम में देखिए कई बार बच्चे जल्दीबाजी करते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। जब भी मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आएगा बहुत ध्यान से देखिएगा, जल्दीबाजी मत कीजिएगा इसमें। ठीक है, तो इसमें सही मैच हुआ है केवल आपका मानस। मानस जो आपका नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क आपका कहाँ स्थित है? असम में। ठीक है, ये सही है। काजीरंगा और मानस आपके असम में। सुंदरबन जो आपका पार्क है ये कहाँ स्थित है? तो सुंदरबन आपका वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। सिमलीपाल जो आपका, ये आपका कहाँ पे है? राष्ट्रीय उद्यान। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान आपका है ओडिशा में, ओडिशा। एंड पन्ना जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका कहाँ स्थित है? पन्ना आपका छत्तीसगढ़ में नहीं, ये आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही कोड का चयन करना है आपने। फिर एक तरफ आपके आर्टिकल दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित जो प्रावधान है वो दिए गए हैं। तो बताइए, मैच करिए इसमें। सबसे पहले देखिए आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 क्या बोलता है? अनुच्छेद 16 बोलता है आपका लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ठीक है, तो सबको समान अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, तो मतलब जो भी एम्प्लॉयमेंट होता है ना, एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी की बात करता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 में आपका क्या बोला गया है? आपका जो है अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करना, अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 में आपका बताया गया है उपाधियों का अंत। ठीक है, कोई टाइटल नहीं होगा, इसका अंत किया गया है। आर्टिकल 21 ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें आपका देखिए आर्टिकल 21 में जीने का अधिकार है, जिसके अंतर्गत शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। तो 4-3-2-1 हो जाएगा इसका उत्तर। 4-3-2-1 कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी व्यक्ति को प्रतीकों, आइकन, पॉइंटिंग डिवाइस आदि के उपयोग के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संचार करने में सक्षम बनाता है। देखिए जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जैसे हम किसी भी ओएस में बैठे हैं, अगर आप मोबाइल चला रहे हैं, एंड्रॉइड चला रहे हैं, ठीक है, अगर आप आईफोन चला रहे हैं तो उसमें iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऐसे अगर आप देखिए कोई लैपटॉप चला रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट का, तो उनका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, ऐसे आप मैकबुक चला रहे हैं तो उसका iOS का ही उसमें भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रणाली है जिसपे पूरा सॉफ्टवेयर काम करता है हिसाब से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में व्यक्ति को जो हमारे प्रतीक दिखते हैं, आइकन दिखते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस आदि के उपयोग के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संचार करने में हमको आसानी होती है, और इसे हम वर्गीकृत करते हैं किसमें? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, GUI। इसको कहा जाता है GUI। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चलिए अगला है, देखिए आपका फिर से बताना है क्वेश्चन है, कौन सा कथन इसमें गलत है ये पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, गलत कथन बताना आपने, कौन सा गलत हो जाएगा। तो बताइए कौन सा इसमें गलत हो जाएगा आपका?
आजकल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखिए लगातार बनते हैं आपके। इसी तर्ज पे देखिए आपको टेस्ट सीरीज भी दी गई है एप्लीकेशन पे, जो अभी यूपी ट्रिपल एससी 50 एवरग्रीन टेस्ट हैं, इसी फॉर्मेट पे आपको दिए गए। उसमें आपका कथन वाले क्वेश्चन आपको दिए गए, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके अलावा जो आपका कथन और आपका जो कारण होता है वो भी दिए गए हैं। ठीक है, स्टेटमेंट होते हैं, नीचे आर होता है, तो ये भी आपको बताया गया है। इसमें अगर ध्यान से देखें, स्टेटमेंट फर्स्ट जो है, नीति आयोग का कार्य सहकारी एवं प्रतियोगितापूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना है। क्या सही है पहला कथन? ठीक है, क्या पहला जो कथन है ये तो बिल्कुल सत्य है, यहाँ पे गलत पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। दूसरा कथन क्या बोलता है, देखिए, नीति आयोग का कार्य केंद्रीयकृत योजनाओं को बढ़ावा देना है। तो देखिए, जो नीति आयोग है ना, ये सहकारी संघवाद के बढ़ावे के लिए बनाया गया है। और नीति आयोग जो है आपका सेंट्रलाइज्ड जो हमारी प्लानिंग्स होती हैं, इसकी बजाय सेंट्रलाइज प्लानिंग की जगह ये आपका क्या करता है, विकेंद्रीकृत योजना। ठीक है, ये करता है आपका डिसेंट्रलाइज्ड विकेंद्रीकृत योजना मॉडल पे काम करता है ये, जिसमें आपका लास्ट टाइम पे मैं आपको क्वेश्चन बता चुका था, जो कि आपका ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में पूछा गया था, जो रद्द हुआ था सितंबर वाले में। नीति आयोग हमेशा कैसे काम करता है, विकेंद्रीकृत योजना पे काम करता है, और ये नीचे से ऊपर की तरफ काम करता है, यानी कि बॉटम अप अप्रोच, नीचे से ऊपर। ठीक है, नीचे से ऊपर इसकी अप्रोच जो है बॉटम अप अप्रोच के सिद्धांत पे काम करता है, ध्यान रखेंगे। तो कथन 2 इसमें गलत हो जाएगा, तो केवल कथन 2 गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला देखिए आपका, एक ही वेब पेज पर बार बार आने के लिए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की वेबसाइट प्राथमिकताओं को संग्रहित करने के लिए कौन सी एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल संग्रहित होती है। देखिए, आप देखेंगे जब भी मैं क्रोम खोलता हूं या आपका जो भी वेब ब्राउजर है, आप उसमें कुछ भी टाइप करते हैं। मान लीजिए आप रोज ट्रिपल एससी की वेबसाइट देखते हैं, हमारी जो यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट है, उसमें जैसे आप पहला वर्ड डालेंगे तो आपके सामने वेबसाइट के अन्य जो शब्द अपने आप आ जाते हैं, है ना। या जो भी हमारी हिस्ट्री वगैरह है वो संग्रहित रहती है। तो जो भी हमारी हिस्ट्री या कुछ ऐसी चीजें संग्रहित रहती हैं, या कह सकते हैं कि जो हमारी उपयोगकर्ता यूजर की जो हमारी वेबसाइट प्राथमिकताओं को संग्रहित किया जाता है, इस फाइल को क्या कहा जाता है, तो इस छोटी सी फाइल को कहा जाता है आपका कुकीज। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 20 में राइट आंसर जाएगा, इसको कहा जाता है कुकी। बहुत महत्वपूर्ण है। तभी आप देखेंगे कभी भी कोई वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे ना, तो कुकीज को अलाउ करे करके आपसे पूछता है, एक्सेप्ट कुकीज, यस और नो पूछता है उसमें। कुकीज का मतलब ये होता है कि नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो फिर आपको डायरेक्ट आपको वहां पे पहुंचा देगा वो। ठीक है, अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपने। एक तरफ आपके अंतरराष्ट्रीय संगठन दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित कार्य दिए गए हैं। तो देखिए, जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मैं अगर बात करता हूं तो ये आपका फ्री ट्रेड को प्रमोट करता है। अगला देखिए, RBI, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इनमें से क्या काम है, तो ये आपका बैंक रेट को डिक्लेयर करता है भारत में। ठीक है, बैंक दर बनाता है ना ये, जैसे आपका रेपो रेट हो गया, RR हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, RRR हो गया। MSP क्या होता है, MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये किससे संबंधित है, तो ये आपका कृषि मार्केटिंग से संबंधित है, ताकि किसानों को उनकी खेती का एक निश्चित मूल्य मिल सके। गरीबी जो है आपका, इसके लिए सतत विकास जरूरी है दूर करने के लिए, यानी कि पॉवर्टी को खत्म किया जा सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। तो इसके हिसाब से जो ऑप्शन हो गए 2, 1, 4, 3, तो 2, 1, 4, 3 कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, आपका भारत सरकार की योजनाएं हैं और उनको फिर आपने सुमेलित करना है। एक तरफ योजनाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ योजनाएं किससे संबंधित है वो बताना है आपने। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका उदय योजना, तो उदय योजना किससे संबंधित है, तो उदय का जो हमारा संबंध है ये आपका बिजली वितरण कंपनियों में वित्तीय सुधार से संबंधित एक योजना थी उदय, तो ए का हो जाएगा 4। ठीक है, मुद्रा जो योजना है, मुद्रा योजना का संबंध किससे है, तो मुद्रा योजना का संबंध है आपका सूक्ष्म इकाइयों को दिए गए ऋणों का पुनर्वित्त, तो ये मुद्रा में दिया जाता है। MSME के लिए लोन आते हैं ना मुद्रा में। इसके बाद देखिए आपका हृदय, तो हृदय जो है आपका विरासत शहरों के अद्वितीय स्वरूप को संरक्षित करना, तो हृदय यानी कि हेरिटेज जो हमारी सिटीज हैं, तभी हृदय नाम है इसका। और अमृत जो था आपका 500 शहरों में शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार से संबंधित था। तो इस हिसाब से जो इसका राइट आंसर हो गया 4, 3, 1, 2, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप देख लेना एक बार। मुद्रा योजना देखिए आपकी क्यों महत्वपूर्ण है और इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज हैं ये भी आप देखिएगा। मैंने इस पे वीडियो दी है शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है।
अगला आपको देखिए धाराएं दी गई है और ये धाराएं कहाँ से कहाँ प्रवाहित होती हैं या इनका क्षेत्र दिया गया है। तो जो भी हमारी महासागरीय धाराएं हैं आपको सुमेलित करना है। सबसे पहले देखिए इसमें आपकी कनारी की धारा दी गई है। कनारी की धारा, इसका संबंध है आपका उत्तरी अफ्रीका का पश्चिमी तट, ठीक है, कनारी की धारा हो जाएगा। लेब्राडोर की धारा जो है आपकी, ये आपकी संबंधित है बैफिन की खाड़ी से उत्पन्न होते हैं ये। फॉकलैंड की जो धारा है आपकी दक्षिण अमेरिका का जो हमारा ईस्ट कोस्ट है, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट है, तो वहां से आपका ये आती है फॉकलैंड धारा। पेरू की धारा जो है आपकी, पेरू की धारा को हम्बोल्ट धारा भी कहा जाता है, डी का हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस हिसाब से जो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1 किसमें है? ऑप्शन डी में। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण का उपयुक्त घटक नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा, देखिए ह्यूमन कैपिटल निर्माण है। अगर ह्यूमन कैपिटल हमको बनाना है, मानव पूंजी बनानी है, तो कौन सा इन्वेस्टमेंट मानव पूंजी में योगदान नहीं दे रहा दिए गए विकल्पों में? देखिए एजुकेशन पे जो एक्सपेंडिचर होगा उससे ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा, यस और नो? यस, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारा जो व्यय होगा क्या उससे ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा? तो ये इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा इसमें। अगर देखिए कौशल प्रशिक्षण हो रहा है, यानी कि स्किल बढ़ाई जाएंगी इंसानों की, तो क्या मानव पूंजी बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। आदमी स्किल्ड होगा तो बहुत बेहतर काम करेगा, उसके हेल्थ वगैरह इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो मानव पूंजी आपकी सहेजी जा सकेगी। यानी कि एजुकेशन, स्किल, हेल्थ वगैरह इन पे इन्वेस्टमेंट जो होता है ये मानव पूंजी निर्माण पे ही इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका प्राचीन जो हमारा ऐतिहासिक काल था, ऐतिहासिक काल में आप देख रहे हैं एक तरफ आपके पदाधिकारी दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका क्या काम था ये बताना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले सन्निधाता। सन्निधाता क्या था आपका? तो सन्निधाता इसमें जो हो जाएगा, सन्निधाता था आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा इसमें, कोषाध्यक्ष को कहा जाता था, ठीक है। सीता अध्यक्ष कौन था? राजकीय जो भूमि होती थी उसका अध्यक्ष सीता अध्यक्ष कहलाता था। सुरा अध्यक्ष कौन था? तो सुरा अध्यक्ष आबकारी विभाग, सुर मतलब शराब, ठीक है, आबकारी विभाग का अध्यक्ष था। पौरवा अध्यक्ष कौन था? पौरव हो गए, पौरवा अध्यक्ष। तो पौरवा अध्यक्ष होता था बार माप विभाग का अध्यक्ष, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी होना चाहिए, ठीक है। 3 4 2 1 ऑप्शन डी। अगला देखिए निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो जो सही सुमेलित है वो आपको बताना है। बैंक दर जो होती है ये मॉनेटरी पॉलिसी का भाग है, सही है या गलत है? तो बैंक रेट जो होता है आपका मॉनेटरी पॉलिसी का भाग होता है, बिल्कुल सही है। टैक्सेस जो हमारे आते हैं, कर जो होता है ये आपका राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी में आता है, बिल्कुल सही है। रेपो रेट जो होता है आपका ये जनसंख्या नीति नहीं होगा, रेपो रेट भी आपका किस में आता है? मॉनेटरी पॉलिसी में, ठीक है, यानी कि मौद्रिक नीति में। बजट घाटा जो होता है आपका ये राजकोषीय नीति में आएगा, फिस्कल डिफिसिट में। यानी कि ये आपका हो जाएगा केवल 1 और 2 सुमेलित है इसमें, ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही है इसमें, ठीक है। रेपो रेट किस में आती है? मौद्रिक नीति में आती है। बजट घाटा आपका किस में आता है? राजकोषीय नीति में, ध्यान रखना। चलिए अगला देखिए आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों का चयन कीजिए। पहला कथन है, ब्रिटिश सरकार ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय समाचार पत्रों को अधिक स्वतंत्रता देना था। तो बताइए, मैंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपको जो भी पिछले पीवाईक्यू सेशन आए हैं जीएस के उसमें मैंने आपको बताया हुआ है, क्या था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो देखिए 1878 में आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। किसके टाइम पर आया था? कौन था इसमें? भारत का वायसराय। इसमें भारत का वायसराय था लिटन। लिटन ने भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए इस एक्ट को लागू किया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कथन 1 तो इसमें सही है। कथन 2 बोल रहा है कि इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय समाचार पत्रों को ज्यादा क्या करना है, यहाँ पर स्वतंत्रता देना नहीं है, उन पर प्रतिबंध लगाना है, ताकि वो ब्रिटिशर्स की जो उसमें की नीतियां थी, जो काम थे, जो उनकी शोषण नीति थी उसको उजागर ना करें। यानी कि भारतीय समाचार पत्रों को दबाने के लिए ये प्रेस एक्ट लाया गया था। इससे भारतीय समाचार पत्रों पर अधिक नियंत्रण है, ताकि ब्रिटिश सरकार जो है, ब्रितानी हुकूमत जो है, भारतीय समाचार पत्रों पर कड़ा नियंत्रण रख सके और सरकार विरोधी जो सामग्री है उसको रोकने के लिए ये लाया गया था, ठीक है। देखिए जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था ना, इसको मुंह बंद करने वाला कानून भी कहा जाता है, मुंह बंद करने वाला कानून, ठीक है, ये भी कहा जाता है। तो इसमें सेंसरशिप वगैरह थी, पहले देखेंगे वो, फिर उसके बाद पब्लिश करने की अनुमति देंगे।
अगला देखिए आपका, एक तरफ आपके कॉन्स्टिट्यूशन की अनुसूचियां दी गई है, दूसरी तरफ उनमें जो मेंशन है वो बताना आपने कि किस अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए आपका प्रथम अनुसूची में राज्य एवं संघ शासित प्रदेश के नाम है, बिल्कुल सही है, ए का तो हो जाएगा 1। 8वीं अनुसूची जो है भारत की भाषाओं से संबंधित है, तो बी का हो जाएगा 3। 10वीं अनुसूची जो है आपकी दल बदल अधिनियम से संबंधित है, यानी कि सांसदों और विधायकों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान है इसमें। 11वीं अनुसूची का संबंध है हमारा जो पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है, यानी कि जो हमारी ग्राम पंचायत वाली व्यवस्था है उससे संबंधित है। 12वीं अनुसूची हमारी नगर निकाय से संबंधित है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1 3 4 2। तो 1 3 4 2 किसमें है? ऑप्शन सी में है, ठीक है, सी आंसर इसका सही हो जाएगा, 1 3 4 2। चलिए अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ देखिए हड़प्पा के स्थल दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे क्या आपको प्राप्त हुआ है वो बताना है। तो सबसे पहले देखिए लोथल, लोथल क्या था आपका? हड़प्पा सभ्यता को आप पढ़ते हैं अगर ध्यान से, तो लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख क्या था? पोर्ट था, यानी कि बंदरगाह था, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? लोथल जो था पोतगाह था, ठीक है, यानी कि पोर्ट था ये, बंदरगाह। इसके बाद बात करें देखिए आपका कालीबंगा, तो कालीबंगा से हमको क्या प्राप्त होता है? कालीबंगा से हमको जोते हुए खेत मिलते हैं, ठीक है, यानी कि खेती की गई वो निशान मिलते हैं हमको। धौलावीरा से हमको क्या प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से हमको हड़प्पा कालीन लिपि के 10 विशाल आकार संकेत के शिलालेख मिलते हैं। और बनवाली से हमको क्या मिलते हैं? हल्की टेराकोटा मिलती है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आंसर हो जाए 2 1 4 3, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 2 1 4 3, 2 1 4 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर बोला गया है। तो कथन ए है, जनसंख्या ढांचे में बढ़ती हुई कार्यशील जनसंख्या के परिणाम स्वरूप बढ़ते आर्थिक वृद्धि दर को जनांकीय लाभ कहा जाता है। तो देखिए जनांकीय लाभ क्या होता है? जब जनसंख्या के ढांचे में पॉपुलेशन ग्रोथ हो, लेकिन वो पॉपुलेशन ग्रोथ किसकी होगी? कार्यशील जनसंख्या, यानी कि काम करने वाली जनसंख्या होगी वो, जिसके फलस्वरूप देश की आर्थिक वृद्धि जो है बढ़ती है, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ता है। आप सिंपली मानिए, अगर बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन पूरी जनसंख्या काम करती है, अगर पूरी जनसंख्या काम कर रही है तो उसका आउटपुट है ना, अगर पूरी जनसंख्या कार्यशील होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी, सभी कुछ ना कुछ काम धंधे में लगे होंगे, और इसी आर्थिक वृद्धि दर को जनांकीय लाभ कहा जाता है। तो कथन ए तो बिल्कुल सही है। कथन आर बोलता है, घटता हुआ जन्म दर जनसंख्या ढांचे को परिवर्तित करता है। तो घटता हुआ जो हमारा जन्म दर होता है वो जनसंख्या ढांचे को परिवर्तित करता है, बिल्कुल ये भी आपका सही है, ठीक है। उच्च जन्म दर होगी तो इससे युवा जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है, और जो हमारा घटता हुआ जन्म दर होगा वो जनसंख्या ढांचे को परिवर्तित करेगा, बिल्कुल सही है ये भी। कथन आर भी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर होना चाहिए ए और आर दोनों ही सही है, और ए जो है सही स्पष्टीकरण है, ठीक है, आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है, ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहीं पे सेशन समाप्त करते हैं दोस्तों। ये था आज का जीएस पीवाईक्यू पार्ट 44, ठीक है। अभी कुछ और 1-2 पेपर रह गए जिनके पीवाईक्यू मैं आपको कराऊंगा, और अच्छे से आप लोगों को पीवाईक्यू सेशन फॉलो करना चाहिए। जो प्लेलिस्ट बनाई है मैंने जीएस की, उत्तराखंड जी की और सामान्य हिंदी की, इतने पीवाईक्यू अगर आप देखते हो, साथ ही जो हमारी टेस्ट सीरीज आती है अपनी वाली, इनको अगर आप फॉलो करते हैं इन प्लेलिस्ट को, पीवाईक्यू वाली भी और टेस्ट सीरीज वाली भी, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस ही आपकी यूट्यूब पर हो जाएगी, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर आप पेड टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे एप्लीकेशन पर विजिट करके वहां से लगा सकते हैं। बाकी चलिए सेशन समाप्त करेंगे यहीं पे। हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, जय देवभूमि।